हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ऑडिटिंग के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग इज़ लग्जरी फॉर, ऑडिटिंग किसके लिए लग्जरी होती है? तो देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, इन लोगों के लिए तो ऑडिट करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस होती हैं, स्मॉल फर्म्स होती हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे होती है ना, उनके लिए ऑडिट कैसी हो जाती है? लग्जरी हो जाती है। सो आंसर विल बी स्मॉल शॉपकीपर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The auditor of a government company is appointed by CAG. His remuneration is fixed by. तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कैग के थ्रू होती है, पर उनकी जो रेमुनरेशन फिक्स होती है ऑडिटर की, वो किसके थ्रू फिक्स होती है? तो वो फिक्स होती है द शेयर होल्डर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। उनकी मीटिंग में ही, एजीएम की मीटिंग में ही वो रेमुनरेशन फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ डिस्क्लोजर द शुड इशू। अगर ऑडिटर जो है लेवल ऑफ डिस्क्लोजर से सेटिस्फाई है, लेवल ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब है कि हर चीज़ बिल्कुल सही है और सही तरीके से एक्सप्रेस की गई है, उस टाइम पे ऑडिटर क्या रिपोर्ट सबमिट करेगी? तो ऑडिटर का रिपोर्ट जो होगा वो कैसे होगा? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मतलब ऑडिट रिपोर्ट कैसे होगी? अनक्वालिफाइड होगी। यहाँ पे अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और अनक्वालिफाइड ओपिनियन विथ रेफरेंस टू नोट्स टू अकाउंट, इसका मतलब कि एम्फेसिस ऑन मैटर ऑफ पैराग्राफ, मतलब कि सब कुछ सही है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, तो हम एडवर्स ओपिनियन वहाँ पे दे सकते हैं। तो क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और डिस्क्लेमर ओपिनियन का मतलब कि या मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए या एविडेंस नहीं थे, मतलब हम अपनी ओपिनियन रखने में ही सहमत नहीं है, मतलब हम ओपिनियन रख ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कैग एक्ट 1971 द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे ये 4 ईयर लिख दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है कि कैग, और देखिए कई बार होता है कि जैसे भी यहाँ पे कैग पूछा जा रहा है, कैग का एक्ट भी मेंशन कर दिया गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक्ट 1971 मेंशन है। समटाइम्स यही क्वेश्चन बन जाता है कि एक्ट कौन सा है कैग का, तो ये ध्यान रखिएगा 1971। तो बोला गया कि जो कैग में अपॉइंटमेंट होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, उनका टाइम पीरियड कितना, टेन्योर कितना होता है? सो आंसर विल बी व्हाट? 6 ईयर्स, राइट। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 6 ईयर या 65 ईयर्स विच एवर इज़ लोअर, तो आंसर आपका फिर वो हो जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि कैग का जो टाइम पीरियड है वो क्या है कि 6 साल या 65 साल की एज, दोनों में जो सबसे पहले आ जाएगी वही टाइम में उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वहीं से उनका एंड हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस वक्त जो कैग को हेड कर रहे हैं वो हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये क्या आपके 14th नंबर के कैग के हेडेड पर्सन हैं। और कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर कैग को नॉमिनेट करती है। तो ये सब कैग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विल होल्ड ऑफिस। तो जो कंपनी का पहला ऑडिटर होता है वो कब तक के लिए ऑडिटर, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो जो फर्स्ट कंपनी का ऑडिटर होता है ना, वो टिल द कॉन्क्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम जब तक आती है तभी तक के लिए वो होता है। फिर फर्स्ट एजीएम में क्या होता है? नया ऑडिटर अपॉइंट होता है, और जब नया ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसका टेन्योर जो होता है वो 6th एजीएम तक रहता है। मतलब पहले में अपॉइंट हुआ 5 साल तक रहेगा, और जो 6th ईयर की जो एजीएम होगी, 6th एजीएम, उसमें वो क्या हो जाएगा? उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, वो हट जाएगा। मतलब जनरली फर्स्ट ऑडिटर के बाद के जो ऑडिटर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है, पर अगर एजीएम्स के टर्म्स में पूछा जाएगा तो 6th एजीएम, क्योंकि अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में हुई तो 6th एजीएम में उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, राइट। और जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही उसको अपॉइंट करना पड़ता है, और तब तक वो अपॉइंटेड रहता है जब तक कि फर्स्ट एजीएम कंपनी की नहीं हो जाती। फिर फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इज़ परमिटेड बाय होम। तो शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने की जो लिमिट है वो किस में दी गई है? देखिए, कैपिटल क्लॉज तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, लेकिन शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने की बात कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं या किस लिमिट तक कर सकते हैं, वो कहाँ मेंशन होती है? आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और ये यहाँ पे क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन होनी चाहिए, और आप जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग होगा वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा के ये चीज़ परमिट करा ली जाती है,
ठीक है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% जो मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें 75% मेंबर्स जो हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एग्री हों, तो दैट इज़ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना। और अदरवाइज़ क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बात होती है, सारे जो वर्किंग होनी है कंपनी के, जो रूल्स पॉलिसीज जिस बेसिस पे काम किया जाएगा, वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं, ठीक है। और मेमोरेंडम में तो क्या होते हैं, टोटल 7 क्लॉजेज मेंशन होते हैं, जिसमें 6 मेन है और 7th वाला ओपीसी के लिए होता है, 1% कंपनी के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल ऑडिटर इज ऑफ हेल्प टू इन्वेस्टिगेट इनटू। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है, अकाउंटिंग मैटर, बिजनेस मैटर, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयज़ मैटर। आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी, फाइनेंशियल मैटर। मतलब जो ऑपरेशनल मैटर होता है कंपनी का और जो फाइनेंशियल मैटर होता है उसके रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी टू रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म इज़ विथ होम। तो ऑडिट जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको अपने टाइम पीरियड से पहले ही रिमूव करने की जो अथॉरिटी है, मतलब उनका टाइम पीरियड रिमूव होने का कितना है, फर्स्ट AGM तक है। तो उससे पहले अगर उनको रिमूव करना है तो ये पावर किसके पास है, वो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। सेक्शन 140 में ये बात बताई गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी। तो जो सिविल लाइबिलिटी होती है ऑडिटर की, वो क्या, कौन सी लाइबिलिटी, उसका क्या मतलब निकलता है। तो देखिए क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटीज़ दो होती है। तो फ्रॉड वगैरह के केस में तो ऑडिटर पे क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ आ जाती है, राइट। लेकिन बात कर रही है सिविल लाइबिलिटीज़। तो सिविल लाइबिलिटीज़ कब आती है, देखिए सिविल लाइबिलिटीज़ दो ही केस में आती है। एक लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, कि अगर आप मतलब आपसे नेग्लेक्ट हो गया, चीज़ें नहीं रही इसकी वजह से, तो लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस अगर है और उस केस में कुछ प्रॉब्लम आई है तो जो डैमेज होता है वो ऑडिटर को पेमेंट करना पड़ता है, तो सिविल लाइबिलिटी हो जाती है। या फिर मिसट्रीजेंस के केस में, मतलब कि जैसे दुराचार, मिसबिहेवियर वगैरह है, तो उस केस में आपका सिविल लाइबिलिटी आती है। देखिए सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है, सिर्फ पेनाल्टी का अमाउंट आता है, जबकि क्रिमिनल लाइबिलिटीज अगर इम्पोज हो जाती है तो क्या होता है, पेनाल्टी का अमाउंट भी आएगा प्लस इम्प्रिजनमेंट भी हो जाता है। तो दोनों लाइबिलिटीज़ ऑडिटर के केस में अराइज होती है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। कंडीशंस अलग है, फ्रॉड वगैरह के केस में तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, मतलब ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट भी होगी। लेकिन अदरवाइज सिविल लाइबिलिटी सिर्फ दो चीज़ में आएगी, लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड लाइबिलिटी अंडर मिसट्रीजेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मिसट्रीजेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर हैज़ गॉट नो लियन ऑन। ऑडिटर का अधिकार नहीं है, लेन करने का मतलब जब्त करने का। ऑडिटर क्या चीज़ जब्त नहीं कर सकती है, तो ऑडिटर क्लाइंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट को लेन नहीं कर सकती है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑडिट की नोटबुक किसकी है, ऑडिट नोटबुक ऑडिटर की है। ऑडिट का वर्किंग पेपर किसका है, ऑडिटर का है। डॉक्यूमेंट्स किसके हैं, ऑडिटर के हैं। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लाइंट का, वो ऑडिटर अपने पास जब्त नहीं कर सकता है इस ग्राउंड पे कि भाई मेरा रेमुनरेशन दीजिए या कोई भी मैटर हो उसके रिगार्डिंग, वो उनकी बुक्स ऑफ क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो कॉस्ट ऑडिट 1965 में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज़ व्हाट। और मैनेजमेंट ऑडिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या इम्फेसिस, फोकस किस बात पे होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, डेफिनेशन देने में, प्रॉब्लम को अवॉइड करने में या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। सो आंसर इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैनेजमेंट ऑडिट के रेशियो में हम एफिशिएंसी को देखते हैं और ये पहचानते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट किसके थ्रू डेवलप की गई थी, तो TG रोज के थ्रू की गई थी। और कब की गई थी, 1932 में, 1932 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट्स टू। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है किसका, गवर्नमेंट कंपनी का, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कैग को। तो कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनमें जो गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से उनको सबमिट कर देता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल चेक इज कैरिड बाई
कैरिड ऑन बाय होम। तो इंटरनल जो ऑडिट चेक होता है वो किसके थ्रू होता है? देखिए इंटरनल चेक बेसिकली इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही आता है। इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि आपके यहाँ काम कैसा चल रहा है, मतलब आप आपकी जो मैनेजमेंट है, जिस कंपनी में हम ऑडिट करने जा रहे हैं, जिस जगह पे ऑडिट करने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका क्या है। अगर वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली वर्क हो रहा है, हर एक की ड्यूटी डिफाइन है और हर एक चीज़ एक के बाद एक को पास होता है, तो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, मैनेजमेंट का कंट्रोल अच्छा है। अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल अच्छा होगा तो गलतियों की चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, राइट। तो उस केस में क्या होता है, हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो ऑडिट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो अब उसी इंटरनल कंट्रोल में काम आता है इंटरनल चेक का। इंटरनल चेक मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई पर्सन अपॉइंट करो और वो चेकिंग करे। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से असाइन की जाए कि एक का काम दूसरे के द्वारा अपने आप चेक हो जाए। जैसे मैंने किसी को काम किया कि वो वाउचर कट करे, फिर मैंने दूसरे को काम कर दिया कि वो साइन कर दे और सारे वाउचर के साथ उसका बिल चेक करके साइन कर दे, और तीसरे को मैंने कह दिया, तीसरे को ड्यूटी दे दी कि जो भी वाउचर्स है उनकी रिकॉर्डिंग कर दे, एंट्री कर दे। तो अब क्या हुआ, पहले वाले ने काम किया, अब पहले वाले का काम जब दूसरे के पास आएगा साइन करने के लिए तो वो देखेगा कि भाई अमाउंट सही से लिखा गया है कि नहीं है, तो अब पहले वाले का काम ऑलरेडी चेक हो गया। जब थर्ड के पास एंट्री करने के लिए आया तो उसने वो सब वेरीफाई कर लिया कि भाई हाँ चेक है कि नहीं है, और अमाउंट सही है कि नहीं, बिल नंबर सही है, डेट सही से पड़ी है कि नहीं, और तब वो अपने यहाँ बुक्स में अकाउंट में एंट्री करेगा। तो इसका मतलब एक काम को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि एक का काम दूसरे के द्वारा अपने आप चेक हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरनल चेक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मेंबर ऑफ द स्टाफ अमंग देमसेल्व्स। स्टाफ अपने आपस में ही एक दूसरे के बेसिस पे वो कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट हैव अप्रोप्रिएट टाइटल सच एज। तो ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है उस पर टाइटल क्या होना चाहिए? तो इट शुड बी ऑडिटर्स रिपोर्ट। कोई भले ही ऑडिटर रिपोर्ट होती क्या चीज़ है, ऑडिटर रिपोर्ट ये होती है कि हमने जब ऑडिट करी तो ऑडिट करने के बाद जो भी मेरे एविडेंस आए, जो भी मतलब मेरी फाइंडिंग्स रही, जो कुछ भी मुझे पास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के फॉर्म में आए, उनके बेसिस पे मैंने अपनी एक ओपिनियन फ्रेम करी कि हाँ ये सब सही है, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमने अपनी ओपिनियन फ्रेम करी, जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आया उसके बेसिस पे मैंने अपनी ओपिनियन फ्रेम की। अब उस ओपिनियन को जिस जगह पे हम नोटिंग करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट ही उसका टाइटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग डज नॉट कवर। तो ऑडिटिंग का जो स्कोप है वो क्या नहीं कवर करता है? तो ऑडिटिंग के स्कोप में लेजर पोस्टिंग का काम नहीं होता, क्योंकि जो ऑडिट होगी उसमें क्या होगा, वाउचिंग भी होगी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक की जाएगी, वैल्यूएशन वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह सब होगा। लेकिन लेजर की पोस्टिंग तो अकाउंटेंट का काम हो गया, और अगर ऑडिटर ये करने लग गया तो फिर सही और गलत क्या करेगा? ऑब्वियसली अकाउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तो लेजर पोस्टिंग एक ऑडिटर का काम कभी नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ इज कॉल्ड। जब प्रोविज़न ऑफ लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जब ऑडिट कंडक्ट की जाती है, उनके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंडक्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना। लॉ के अकॉर्डिंग जब भी ऑडिट होगी तो उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अपॉइंट्स द इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं कि ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कहना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, है ना। तो ट्रूथनेस एंड फेयरनेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी चेकिंग के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं, है ना। हमारा कोई मोटिव नहीं होता है कि हम किसी को गलत बताएं, ऑडिटिंग का कोई मोटिव नहीं, क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेशन का मोटिव है, एक मोटिव के साथ कि हाँ भाई यहाँ गलती हुई है। वहाँ तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप जो दिखा रहे हो बैलेंस शीट पीएल में वो सब सही है कि नहीं। तो यही तो होता है ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ द वो बैलेंस शीट एंड P&L, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली। पर दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर हम ये सब करेंगे और सब कुछ सही है तो हम फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट भी कर लेते हैं और उसको रोक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो जनरली लगाएंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे कहा जाता है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बहुत करेक्ट तरीके से नहीं कहा गया है। जो ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जैक्ट यही लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर आती हैं यहाँ पे, क्योंकि ICAI के नॉर्म्स के हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही चेक करता है ऑडिट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट, इनमें से कौन सा ऑडिट का काइंड नहीं है? तो हमें पता है स्टैट्यूटरी भी ऑडिट होती है, गवर्नमेंट भी ऑडिट होती है, कंटिन्यूस भी ऑडिट होती है। कंटिन्यूस ऑडिट को ही कॉन्करेंट ऑडिट भी कहते हैं। सो आंसर विल बी व्हाट? वर्क फोर्स ऑडिट। ये कोई ऑडिट का टाइप नहीं है। फिर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज कंपल्सरी, ऑडिटिंग किसके लिए कंपल्सरी है? तो ऑडिटिंग देखिए प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप, स्मॉल स्केल बिजनेस, इन सब के लिए कंपल्सरी नहीं। ये सब कराना चाहे तो करें, नहीं कराना चाहे तो नहीं कराएं, लेकिन हाँ कंपनीज के लिए कंपल्सरी बन जाती है। सो ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑडिट इज मैंडेटरी और कंपल्सरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या? कॉन्करेंट ऑडिट जिसको बोलते हैं कि लगातार ऑडिट होती रहे। ये ऑडिट किसके लिए ज़रूरी होती है? ये होती है बैंकिंग कंपनीज के लिए, मतलब बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि उनके यहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट होती रहे। इसीलिए बैंकों में दो तरीके की ऑडिट होती है, एक होती है कॉन्करेंट ऑडिट, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट ईयर एंड में आरबीआई के थ्रू करवाई जाती है बैंकों में, और वहीं पे कॉन्करेंट ऑडिट जो होती है वो आपकी क्या होती है? कंटिन्यूअस एक सीए के थ्रू कराई जाती है बैंकों में। तो बैंक की मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है सीए, और वो ऑडिट कंटिन्यूअस कराती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो किसका एक्सटेंशन है? सो मैनेजमेंट ऑडिट इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? एफिशिएंसी ऑडिट। क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट में हम एफिशिएंसी को ऑडिट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उसकी वर्किंग को देखना ही तो मैनेजमेंट ऑडिट है। तो ये एफिशिएंसी ऑडिट का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिटर शुड हैव थ्रो नॉलेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मैनेजमेंट ऑडिटर के पास सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो एम्प्लॉयज़ की टैक्स लायबिलिटी से मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं है। ओके, बाकी सारी पॉलिसीज़ सारी चीज़ों को कौन देखेगा? मैनेजमेंट ऑडिट के ड्यूरेशन में मैनेजमेंट ऑडिटर देखता है, उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन बिगिन एट द एंड ऑफ विच। इन्वेस्टिगेशन बिगिन व्हेन ऑडिटिंग एंड। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऑडिट कहाँ शुरू होती है? जब अकाउंटिंग बंद होती है। ऐसे समझिएगा, जहाँ बुक कीपिंग कंप्लीट होगी वहाँ पे अकाउंटिंग शुरू होगी, जब अकाउंटिंग कंप्लीट होगी तो ऑडिट शुरू होगी, और जब ऑडिट कंप्लीट होगा तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। क्योंकि ऑडिट आपने करी, आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगी, आपको कहीं पे लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, आपके ओपिनियन में कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ फ्रॉड है, तो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन में हमेशा एक मोटिव होता है, उसके साथ काम शुरू होता है। जबकि ऑडिटिंग में हम कुछ प्रायर मोटिव नहीं फिक्स करते हैं, हम बस कह रहे हैं कि आप जो काम बता रहे हो वो सही है कि नहीं, हम आप ही की बात को बस प्रूफ करते हैं। सो ऑडिटिंग में कोई जजमेंट नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती, ये सिर्फ एक ओपिनियन होती है कि हाँ आपने जो कहा वो सब सही था कि नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्किंग पेपर हेल्प्स इन प्रॉपर ऑफ डैश ऑफ ऑडिट। तो वर्किंग पेपर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो वर्किंग पेपर हेल्प करते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वर्किंग पेपर होता क्या है, जब ऑडिट की जाती है तो ऑडिट के ड्यूरेशन में जो सारा काम कंप्लीट किया जाता है ना, उसके लिए सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि भाई हमें ये पेपर, हमें ये चीज़ मिल गई है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगी, ये चीज़ें होंगी, तो आप सब चीज़ कलेक्ट करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्किंग पेपर, जिस पे काम कर रही है ऑडिटर। तो वर्किंग पेपर भी कैसे होते हैं? परमानेंट होता है आपका, परमानेंट वर्किंग पेपर या ऑडिट फाइल होती है आपकी, करंट ऑडिट फाइल होती है, तो इनमें ही ये वर्किंग पेपर्स लगाए जाते हैं, है ना, जो काम किया गया। अब ये वर्किंग पेपर क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि आपको क्या ओपिनियन फ्रेम करनी है। बेसिकली आप सारे काम जो किए हो ना वो ये वर्किंग पेपर में मेंशन होते हैं। तो इनसे क्या होता है, आपको प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है और परफॉर्मेंस और सब चीज़ों का कि काम कैसे हो रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या क्या भी करना बाकी, सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑडिटर्स रिपोर्ट द ऑडिटर गिव्स हिज। तो ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर क्या देता है? तो ऑडिटर रिपोर्ट में कोई जजमेंट ऑडिटर नहीं देता, कोई गारंटी नहीं देता है, ये बात नहीं कहता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मैं गारंटी लेता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राय रखता है, अपनी ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन नहीं आप कहेंगे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ओपिनियन रखी जाती है। सो वो हाँ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? सिर्फ ओपिनियन है, वो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड शुड बी पेड। अ कंपनी मतलब एक कंपनी के ऑडिटर को ये ध्यान देना चाहिए कि जो डिविडेंड पे हुई है वो कैसे पे हुई है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, विदाउट चार्जिंग, आउट ऑफ कैपिटल, नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी व्हाट? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि देखिए जब जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट में से। कौन से प्रॉफिट से? जो डिविजिबल प्रॉफिट होती है, मतलब सभी लोगों को, सबको डिविडेंड बांट दिया जाए, उसके बाद जो पैसा बचेगा, मतलब सारा खर्चा हो जाए, टैक्स दे दिया जाए, अब जो प्रॉफिट बचा उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेफरेंस होल्डर्स को देने के बाद इवन।
ठीक है। अब ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को, उस वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि सारे डेप्रिसिएशन वगैरह सारे एक्सपेंसेस सब पे ऑफ हो चुके होंगे। दूसरी चीज़, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो कभी भी आउट ऑफ कैपिटल नहीं होता है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर रिजर्व से भी हो सकता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। हम फ्री रिजर्व से भी क्या बांट सकते हैं, डिविडेंड बांट सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वहाँ पे कुछ कंडीशन, 3 कंडीशन अटैच होती हैं कि ये अगर आप रिजर्व से डिविडेंड बांट रहे हो तो कम से कम इन तीनों कंडीशन का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से फिर आप डिविडेंड बांटिए, राइट। तो वो कंडीशंस ध्यान में रखनी होती हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ व्हाट। तो मैनेजमेंट ऑडिट किस चीज़ को वैल्यूएट करता है, कॉस्ट अकाउंट, एसेट्स लायबिलिटीज, फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं, वो सिर्फ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को क्या करता है, वैल्यूएट करता है। अब देखिए इसके पहले जो बात थी वो क्या थी कि मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेप्ट दैट। तो एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी कितनी है उससे उसको ज़्यादा नहीं नॉलेज, लेकिन हाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्टिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, उन सब के बारे में मैनेजमेंट ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो एक ऑडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर द ऑडिट वर्क कमेंस द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑडिट वर्क विच इज़ कॉल्ड। तो ऑडिट शुरू होने से पहले ही ऑडिटर सब कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि पूरी ऑडिट कैसे होगी, तो उसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। आपको भी पता है कि आप कहीं भी कुछ भी काम करने से पहले पूरा प्रोग्राम रेडी करते हो, इसका मतलब कि काम कैसे होगा क्या नहीं होगा, पूरा ऑडिट प्रोसेस डिसाइड कर लेते हो, वहाँ पे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना। ऑडिट प्लान क्या हो गया, पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग हो गया। ऑडिट प्रोग्राम का पूरा शुरू से डिटेल प्लान, तो वो क्या हो गया आपका ऑडिट प्रोग्राम। अब जैसे मैंने सिर्फ कैश को कैसे चेक करना है तो मैंने ऑडिट प्लान बना लिया कि कैश के रिगार्डिंग, है ना। मुझे बिल्डिंग कैसे चेक करनी है तो मैंने बिल्डिंग का ऑडिट प्लान बना लिया। अब पूरा ऑडिट ही कैसे करना है, एसेट्स करना है, इनकम करना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस करना है, लायबिलिटीज चेक करना है, किसमें क्या क्या स्टेप होंगे, वो पूरा ऑडिट प्रोग्राम हो गया। सो आंसर इज ऑडिट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचर डज नॉट रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वाउचर्स में क्या रिलेट नहीं होता है, तो देखिए हम कॉस्ट की रिसिप्ट, कैश का पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब कुछ वाउचर्स के बेसिस पे चेक करते हैं, सिवाय किसके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वाउचर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री होती है ना कि उसका ऑडिट में कोई वाउचर तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ही करती है, कैग करती है। तो बेसिकली कैग जो होती है, कैग रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएंगे। अगर यहाँ ऑप्शन कैग का होता, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो हम आंसर कैग लगाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ये समझिए कि गवर्नमेंट कैग के एडवाइस पे ही गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो आंसर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर लॉ इज कॉल्ड। तो देखिए वहाँ पे प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। और जो लॉ के अंदर होता है, लॉ के अंदर करना कंपल्सरी है, वो उसे भी हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज टू। इंटरनल चेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना, सो प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स। हम इंटरनल चेक एक का काम दूसरे से, दूसरे का काम तीसरे से क्यों चेक कराते हैं, इसलिए कि कहीं भी किसी भी तरीके से अगर एरर या फ्रॉड कहीं भी कोई गलती हो तो वो अभी भी आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। इंटरनल चेक क्लियर है, एक का काम दूसरे से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ही ऐसा सेट किया गया है, काम ही ऐसा सेट किया गया है कि एक का काम दूसरे के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा हो, ठीक है। तो इंटरनल चेक कहलाता है और ये सब इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ वाउचिंग इज। वाउचिंग का मतलब क्या हो गया, तो वाउचिंग मतलब आपका सारे जितने भी वाउचर्स हैं ना, उनकी सारी वाउचर्स की, सारे रिसिप्ट्स की चेकिंग करना होता है बेसिकली, कि सब ट्रांजेक्शंस का प्रॉपर तरीका हुआ है कि नहीं, ट्रांजेक्शन सही से हैं कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, करेक्ट हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो करेक्टनेस है और एग्जिस्टेंस है ना, ये सब हम कहाँ चेक करते हैं, वाउचिंग में चेक करते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिफिकेशन रिफर्स टू। तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं किसको, आपके अकाउंट्स को, आपके ट्रांजेक्शन, आपके एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को। देखिए वाउचिंग वेरिफिकेशन में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, इस हिसाब से समझिएगा कि जो वाउचिंग होती है ना वो P&L के आइटम की होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जो आइटम होते हैं, मतलब आपके रिवेन्यूज़ की और एक्सपेंसेस की क्या होती है, वाउचिंग होती है। जबकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या होती है, वेरिफिकेशन। हम ये चेक, उसमें क्या करते हैं, हम कॉस्ट को चेक करते हैं, ऑथराइजेशन
यूटिलाइजेशन चेक करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं, है ना, एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है कि नहीं, डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें, उसकी राइट्स किसके पास है, प्रॉपर्टी किसके पास है, कोई चार्ज, कोई लोन तो क्रिएट नहीं है, ये सब चीज़ें हम वेरिफिकेशन के अंदर करते हैं, पूरा वैल्यूएशन वगैरह। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एग्जामिन द एग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑडिट इज, जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है कि जब दो सीए मिलके, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट या दो फर्म, सीए फर्म मिलके एक ही कंपनी की ऑडिट कर रही हो तो इसे कहते हैं जॉइंट ऑडिट, और ये दोनों जो ऑडिट कर रहे हैं उनको कहते हैं जॉइंट ऑडिटर। तो यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर के केस में वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के 299 ऐसे में ये डिफाइन किया गया कि जॉइंट ऑडिटर होते कौन है। तो उसमें ये बोला गया है कि जॉइंट ऑडिटर अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो दोनों की जो वर्क और लायबिलिटी है ना वो बाइफरकेटेड होनी चाहिए, कि ये पर्टिकुलर एरिया ये ऑडिटर देखेगा, ये पर्टिकुलर एरिया दूसरा ऑडिटर देखेगा, और दोनों को अगर किसी के वर्क के रिगार्डिंग कोई मैटर आता है एक दूसरे के सामने तो वो उन्हें एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। तो ये जॉइंट ऑडिटर का सिचुएशन होता है, राइट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑडिट बाय टू फर्म ऑफ सीए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर डू नॉट इंक्लूड। तो ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ऑडिटर का क्या काम नहीं होता है, तो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो लॉ के अकॉर्डिंग है वो सब तो है ही है। अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया उस पर ड्यूटी लगाई तो वो भी है। अगर प्रोफेशनल एटिकेट्स के अंदर कोई ड्यूटी आई तो भी वो भी है। तो क्या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में कई बार एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से घुमा के पूछ लेता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और अगर आप सही कर पाएंगे तो एक साथ 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो द काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में होने वाले ऑडिट को हम क्या कहते हैं, इंटरिम ऑडिट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर्न ऑडिट, यहाँ पे इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप हिंदी देख लीजिए। अंतरिम, अंतरिम मतलब क्या हो गया, इंटरिम ऑडिट। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। समटाइम्स अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आप हिंदी को भी प्रेफर कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देता है कुछ चीज़ों में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सर्टेन पर्सन हैव टू कंपल्सरी गेट देन अकाउंट्स ऑडिटेड। तो इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के अंदर ये है कि कुछ लोगों को अपनी अकाउंट्स को, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो सेक्शन 44 के अंदर 44A भी है, जहाँ पे बताया गया है कि आपका टर्नओवर और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। अब टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ जाती है, 3CD, 3CB, 3CA में जाती है। किस रूल के अंदर ये सब फॉर्म आउट बनाया गया, 6G के अंदर बनाया गया है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। द ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ये जो आपका डिसीजन है वो किस केस का है। सो आंसर विल बी व्हाट, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी। इस केस में ये डिसीजन लिया गया था कि ऑडिटर क्या होता है, एक वॉच डॉग होता है, ब्लड हाउंड नहीं होता है। कई बार यही स्टेटमेंट भी पूछता है, तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा तो कि कैसे कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर ऑफ ओमिशन आर। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब जब आप भूल जाते हैं ना, आपसे गलती हो जाती है। तो टेक्निकल एरर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो गया, आपको टेक्निकली नॉलेज ही नहीं है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, है ना। वो टेक्निकल एरर तो एरर ऑफ ओमिशन होगा, भूलने की एरर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, एरर ऑफ कमीशन नहीं, टेक्निकल एरर नहीं, कंपनसेटिंग एरर। हाँ, आप भूल गए और अगर केस किस चीज़ का है, टोटली ओमिशन का मतलब है, पार्शियल ओमिशन नहीं, फुली ओमिशन का, तो पूरे तरीके से भूल गए तो वो एरर क्या हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है। तो एरर ऑफ ओमिशन को आप कहीं ना कहीं एरर ऑफ कंपनसेटिंग से रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वॉज कॉइंड इन। तो मैनेजमेंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे कॉइंड हुआ था, इंग्लैंड में। किसके थ्रू हुआ था, TG रोज के थ्रू हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे जिन्होंने ये कॉइंड किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD, आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर वगैरह के सिस्टम से सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जाता हो तो वहाँ पे जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उसे हम EDP कहते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड बाय होम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑडिटर किसके थ्रू अपॉइंट होगा, तो जनरली अभी कुछ भी नहीं कहा गया कि गवर्नमेंट कंपनी है या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस केस में हम सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टिक कर देंगे, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीपी सिस्टम। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग होता है, डिज़ाइन और प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्लियर होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।